नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे। दोस्तों एमपीजी के स्पेशल क्वेश्चन सीरीज का आज का हमारा ये 7वां लेक्चर है और 7वें लेक्चर में हम अगले 25 क्वेश्चंस पे डिस्कस करने वाले हैं। अब तक के 6 लेक्चर्स में मैं आप लोगों के साथ लगभग 150 क्वेश्चंस पे डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें अगर हम एक अनुमान लगाते हैं तो लगभग 1000 से ज्यादा फैक्ट हम लोग परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है तैयार कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर के जो अगला 25 क्वेश्चन है उसमें आपका जो पहला प्रश्न है वो है मध्य प्रदेश में कोयला कहाँ मिलता है। अगर मध्य प्रदेश में कोयले की बात करते हैं दोस्तों तो याद रखिएगा कि सोहागपुर जो है वो मध्य प्रदेश का कोयला प्रदेश है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला प्रदेश अगर है तो वो सोहागपुर है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में हमें कोयला मिलता है। यदि दोस्तों कोयले की बात करते हैं तो कोयले का जो निर्माण होता है वो अवसादीकरण के फलस्वरूप होता है। किसके फलस्वरूप? अवसादीकरण के फलस्वरूप कोयले का निर्माण होता है। पृथ्वी के अंदर जो हलचल होती है, भूगर्भिक हलचल हम जिसे कहते हैं, उसके परिणाम स्वरूप जो धरातल होता है, इस धरातल पर कोई एरिया जो होता है वो ऊपर उठ जाता है, कोई एरिया नीचे धस जाता है। जो एरिया नीचे धस जाता है ना, उस एरिया में धसे हुए भाग पर जो ऊपर धरातल के वन क्षेत्र होते हैं वो भी दब जाते हैं। जो दबे हुए वन क्षेत्र होते हैं, इनके जो वृक्ष हैं वो ऊपरी परत के दबाव और गहराई के साथ बढ़ते तापमान के चलते अवसादीकरण के फलस्वरूप कोयले में बच जाते हैं। ठीक है, जो कोयला होता है वो एक जीवाश्म ईंधन होता है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर हम कोयले के उत्पादन की बात करते हैं दोस्तों तो याद रखिएगा कि जो कोयले का उत्पादन होता है वो विश्व में सबसे ज्यादा चाइना में होता है। चीन में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन होता है। और अगर भारत की बात करते हैं तो याद रखना कि भारत में कोयला का उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका का स्थान। ठीक है, यदि हम भारत के अंदर बात करें कि भारत के अंदर कोयले के उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य अग्रणी है तो याद रखिएगा उड़ीसा जो है वो कोयले के उत्पादन की दृष्टि से एक अग्रणी राज्य है। जबकि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर आता है। यही अगर कोयले के भंडारण की बात करें कि कोयले का भंडार सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश या भारत के किस राज्य में है तो याद रखिएगा कि जो कोयले का सबसे ज्यादा भंडार है वो झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में है। और भंडार की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान देश में 5वें नंबर पर आता है। ठीक इसी प्रकार से हम बात करते हैं दोस्तों कि भारत में कोयले के प्रसिद्ध क्षेत्र कौन कौन से हैं। जब हम भारत में कोयले के प्रसिद्ध क्षेत्रों की बात करते हैं तो आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्षेत्रों के बारे में बताता हूं। जैसे कि नंबर 1 पे आएगा दामोदर नदी घाटी क्षेत्र। यदि दामोदर नदी घाटी क्षेत्र की बात करेंगे दोस्तों तो याद रखेंगे कि 35% कोयला जो हमारे देश का है वो इस दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से मिलता है, जो कि झारखंड में, कहां पर? जो कि झारखंड में और बंगाल में है। कहां कहां है? झारखंड और बंगाल में विस्तृत है। इसके बाद स्थान आता है सोन घाटी का। कौन सी घाटी का? सोन घाटी का। जो सोन घाटी है ये एमपी प्लस सीजी में विस्तृत है। कहां? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विस्तृत है, याद रखेंगे। और इसके बाद नाम आता है महानदी घाटी का। दोस्तों महानदी घाटी की यदि आप बात करते हो तो ये इंपॉर्टेंट तौर पर छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा में विस्तृत है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र अगर कोई है तो याद रखेंगे दामोदर नदी घाटी का जो प्रदेश है वो हमारे भारत में 35% कोयला उत्पादन करने वाला क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होता है। कोयले की यदि हम बात करते हैं तो कोयले को हम लोग 4 प्रकारों में बांटकर देखते हैं। ये जो 4 प्रकार हैं ये इसमें मौजूद कार्बन की मात्रा के आधार पर डिसाइड किए जाते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो कोयले का प्रकार आता है दोस्तों वो आता है एंथ्रेसाइट कोयला। कौन सा कोयला होता है? एंथ्रेसाइट कोयला होता है। इसमें 80% से ज्यादा कार्बन की मात्रा होती है, इसलिए सबसे अच्छा जो कोयला होता है वो यही होता है। दूसरे नंबर पर जो कोयला आता है दोस्तों उसका नाम होता है बिटुमिनस कोयला। बिटुमिनस कोयले की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कि बिटुमिनस कोयले में जो कार्बन की मात्रा होती है वो लगभग 55% से लेके तो 70% तक होती है। ये दूसरे नंबर पर सबसे बेस्ट प्रकार का कोयला होता है। और तीसरे यदि बात करते हैं तो तीसरा कोयला होता है लिग्नाइट कोयला। यदि हम लिग्नाइट कोयले की बात कर रहे हैं दोस्तों तो याद रखेंगे कि इसके अंदर 40 से लेके 55% तक कार्बन की मात्रा होती है। और सबसे निम्न कोटि का जो कोयला होता है वो पीट कोयला होता है। ये निर्माणाधीन कोयला है, पूरी तरीके से कोयला बन नहीं पाया है, अधूरी अवस्था में अभी है। इसमें 40% से भी कम कार्बन की मात्रा होती है। तो इस प्रकार कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को हमने 4 प्रकारों में विभाजित किया है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। अगर हम भारत की बात करते हैं तो याद रखेंगे भारत में बिटुमिनस प्रकार का जो कोयला होता है वो भारत में सबसे ज्यादा मिलता है। और इसके लिए यदि कोई क्षेत्र प्रसिद्ध है तो तमिलनाडु वाला क्षेत्र आप याद रखेंगे, उसके लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, ये तो कोयले की इस प्रकार की बात हो गई। लेकिन अगर बात करें कि किस प्रकार की चट्टानों में कोयला मिलता है तो याद रखिएगा कि 90% कोयला जो है हमारे देश में वो गोंडवाना प्रकार की चट्टानों में मिलता है। मतलब गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है उसमें हमारे देश का सबसे ज्यादा कोयला हमें
मिलता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि किस प्रकार से कोयले को लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होते हैं वो एग्जाम में देखे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपका सेकंड क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन वर्ष कौन सा है? तो जब मध्य प्रदेश राज्य, देखो क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया? योजना मंडल। योजना मंडल के गठन की बात करोगे तो 1972 में 24 अक्टूबर को मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल का गठन किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष के तौर पर प्रकाश चंद्र सेठी, किसका नाम याद रखेंगे? प्रकाश चंद्र सेठी थे। ठीक है, इसके बाद याद रखेंगे कि जो योजना मंडल है ये भारत का जो योजना आयोग था उसकी सिफारिश के आधार पर बनाया गया था। 1978 में कौन सी तारीख को? 1978 को इसका पुनर्गठन किया गया था। उसके बाद 21 सितंबर 2007 को इसका नाम बदलकर इसको एक आयोग का दर्जा दिया गया था। पहले जहां ये आपको योजना मंडल के तौर पर दिखाई पड़ता है, बाद में ये एक योजना आयोग बन गया था। क्या बन गया था? योजना आयोग बना दिया था। और 10 फरवरी 2020 को इसको अपडेट करके नीति आयोग नाम दे दिया गया। मध्य प्रदेश का नीति आयोग इसे बना दिया गया। नीति आयोग कहने के साथ साथ इसे या इसके कार्य क्षेत्र में भी विस्तार कर दिया गया। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो शिवराज सिंह चौहान साहब है, क्योंकि इसका अध्यक्ष जो होता है वो किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि पनगुड़ैया नामक अशोक का अभिलेख मध्य प्रदेश के किस जिले में मिलता है? तो जब पनगुड़ैया नामक अशोक के अभिलेख की बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में पनगुड़ैया नामक अशोक का अभिलेख मिलता है। कहां पर? मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में। लेकिन जब यहाँ पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में अशोक की बात आती है तो याद रखिएगा कि गुर्जरा जो अभिलेख है अशोक का वो दतिया में। कहां पर है? गुर्जरा अभिलेख जो है अशोक का वो दतिया में है, और इसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक को अशोक वर्धन कर इसमें बताया गया है। इसके साथ एक और अभिलेख है जिसका नाम है मास्की। ये मास्की अभिलेख जो है ये कर्नाटक में है। तो हमारे देश में कर्नाटक और गुर्जरा के जो अभिलेख है, मतलब मास्की और गुर्जरा का जो अशोक का अभिलेख है, ये ऐसे अभिलेख हैं जिनमें अशोक का नाम हमें अशोक मिलता है, अशोक वर्धन कहा गया है। शेष अभिलेखों में अशोक को देवों का प्रिय शासक के तौर पर, देवानाम प्रियदर्शी शासक के तौर पर बताया गया है। ठीक है, तो ये अशोक को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे जो एमपी के संदर्भ में मैंने बताए। इसके अलावा भी कुछ इफेक्ट तथ्य थे, जैसे कि रूपनाथ का अभिलेख पूछ लेता है। अगर रूपनाथ का अभिलेख पूछ लिया कि भाई मध्य प्रदेश में रूपनाथ अभिलेख कहाँ है, तो आप बताएंगे कटनी में है ना। इसी प्रकार से पूछ लिया कि सारो मारो का संबंध भी किससे है? अशोक से ही है। तो ये कहां पर है? तो याद रखेंगे सारो मारो जो है वो शहडोल में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में सांची जो है रायसेन में, ये सांची का स्तूप जो है वो सांची का स्तूप और वहां का अभिलेख भी अशोक के द्वारा स्थापित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट अभिलेख थे अशोक के। अशोक के जब अभिलेखों की बात होती है तो इसके लिपि से संबंधित क्वेश्चंस भी दोस्तों आते ही हैं। यदि अशोक के अभिलेखों की लिपि की बात करते हैं तो 4 इंपॉर्टेंट लिपि हम लोगों को यहाँ देखने को मिलेंगी। एक लिपि है ब्राह्मी, दूसरी है खरोष्ठी, ब्राह्मी, दूसरी है खरोष्ठी, तीसरी है अरामाइक लिपि, और चौथी लिपि है आपकी ग्रीक लिपि। जो अरामाइक और ग्रीक है, इन दोनों के साक्ष्य हम लोगों को अफगानिस्तान से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? अफगानिस्तान से इन दोनों के साक्ष्य मिलते हैं। वहीं अगर मैं बात करता हूं खरोष्ठी लिपि की, तो ये पाकिस्तान से मिलती है, और ब्राह्मी लिपि की अगर बात करता हूं तो शेष भारत से जो लिपि है ये मिलती है। तो ये अशोक की लिपि भी थी। अशोक के बारे में कुछ और तथ्य की बात करें तो याद रखेंगे 304 बीसी में अशोक का जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम बिंदुसार था। अशोक जो है वो 269 बीसी के आसपास गद्दी पर बैठा था, और शासन प्राप्ति के 8वें वर्ष में ही अशोक ने कलिंग युद्ध कर लिया था रेशम मार्ग प्राप्त करने के लिए। और कलिंग युद्ध में जो भीषण त्रासदी हुई थी उसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और अशोक ने भेरी घोष त्याग कर धम्म घोष धारण कर लिया था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। एक लंबे समय तक अशोक ने शासन किया। यदि हम बात करें तो मौर्य काल का लंबे समय तक शासन करने वाला शासक था, जिसने लगभग 232 बीसी तक शासन किया। और अशोक की मृत्यु के बाद यदि बात करें तो अगले 50 सालों के भीतर मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो अशोक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैंने आप लोगों को बताई वो याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि दोनों को सुमेलित करना है। एक तरफ मंदिरों के नाम दिए और एक तरफ जिलों के नाम दिए हैं। तो यहाँ पर जो मंदिर दिया गया है वो कौन कौन से जिलों में, उसको आपको मिलाना है। पहला आपका ए जो है वो कहता है कि बुमरा का शिव मंदिर, बुमरा का शिव मंदिर सतना में है। एरन का शिव मंदिर की यदि बात करते हैं तो सागर में है। और तिगवा का विष्णु मंदिर जो है वो जबलपुर में है। नाचन कुठारा का पार्वती मंदिर जो पन्ना में है। याद रखेंगे कि ये जो नाचन कुठारा का पार्वती मंदिर है ये अजयगढ़ में है, अजयगढ़ पन्ना में है। और कलिंगम साहब ने बताया था कि यहाँ पर पार्वती मंदिर है। ठीक है, इसके अलावा यदि एरन का शिव मंदिर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एरन में एक विष्णु मंदिर भी है। जो विष्णु मंदिर है ना, यहाँ पर एक वराह की मूर्ति मिलती है और एक नरसिंह की मूर्ति मिलती है।
तो वराह नरसिंह की मूर्ति वाला विष्णु मंदिर जो है वो एरन में ही है, सागर में ही। और यहाँ पर एक और बात याद रखेंगे कि इसके सामने एक लगभग 40 फीट लंबा गरुड़ स्तंभ भी लगाया गया है। तो एरन में शिव मंदिर भी है और कहीं ना कहीं विष्णु मंदिर भी है। और भुवरा का शिव मंदिर की हम बात करते थे, सतना में है। यहाँ पर शिवलिंग स्थापित किया गया है और इसका जो मंदिर है ना, इस मंदिर का में जो है ना ये पाषाण निर्मित मंदिर है और उसके बाहर जो दरवाजा है, एक तरफ गंगा और एक तरफ यमुना की मूर्ति बनी हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार से मंदिर की कुछ विशेषताएं थी और अकॉर्डिंग टू ये जो जोड़ी मैंने बनाई है उसके हिसाब से जो आपका उत्तर होगा दोस्तों वो तो सी होगा। ठीक है, आप इसको लिख के रख लीजिएगा कि क्या कहां पर चीजें होती हैं। अगले प्रश्न पे जाते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि पातालकोट छिंदवाड़ा में कौन सी जनजाति रहती है। अगर क्वेश्चन आता है कि पातालकोट छिंदवाड़ा में कौन सी जनजाति रहती है तो आपको लगाना होगा भारिया जनजाति। पातालकोट छिंदवाड़ा में भारिया जनजाति का निवास स्थान है। पातालकोट जो है उसमें यदि हम शब्द पे जाते हैं तो पाताल का मतलब होता है कि अनंत गहराई। अनंत गहराई जो होता है वो पाताल का मतलब होता है। ठीक है, मतलब कि अनंत गहराई में रहने वाली जो जनजाति है वो भारिया जनजाति है। जो सतपुड़ा पर्वत के बीच में जो इलाके होते हैं गहराई के, लगभग 1000 से लेके 1700 फीट के बीच के इलाके जो है गहरे, वहां पर ये जनजाति निवास करती है। एक आदिम जनजाति है जो प्राचीन काल की अपनी संस्कृति को सजे हुए है। आधुनिक सुख सुविधाओं से, आधुनिकता से ये कोसों दूर है और ये जो जनजाति है ये अपना जो जंगली जो जड़ी बूटी और सामान होता है उनको इकट्ठा करती है और उसके आधार पर अपना जीवन जीती है। एक तरफ अगर देखते हैं तो ये जनजाति के लोग जो होते हैं इन्होंने क्या करा कि इन पहाड़ों पर सीढ़ियां बना ली। सीढ़ियां बनाने के बाद इन्होंने ये किया है कि जब हाट बाजार लगता है तो ये अपने जो जंगल से एकत्रित किए गए सामग्री होती है उसको इस हाट बाजार में बेचते हैं। बेचने के बाद यहाँ से नमक और आदि अपनी जो जरूरतों का सामान होता है उसको लेके वापस नीचे चले जाते हैं और पूरा जीवन जो अपना होता है इस जनजाति के लोग नीचे ही जीवन यापन करते हैं। यहाँ पर भारिया शब्द का मतलब अगर समझते तो याद रखना है कि भारिया शब्द का मतलब होता है भार ढोने वाले। तो भार ढोने वाली जनजाति के तौर पर भी इसको हम लोग देखते हैं, किसको, भारिया जनजाति को। भारिया जनजाति जो होती है दोस्तों याद रखेंगे ये गोंड जनजाति को अपना बड़ा भाई मानती है, गोंडों को अपना बड़ा भाई के तौर पर भारिया जनजाति के लोग देखते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे कि 1981 की जो जनगणना हुई थी, 1981 की जनगणना में भारिया जनजाति को जंगलियों का जंगली कहा गया था। क्या कहा गया था? जंगलियों का जंगली। किसे कहा गया है तो याद रखेंगे भारिया जनजाति के लोगों को जंगलियों का जंगली कहा गया था 1981 की जनगणना के अनुसार। भारिया जनजाति के लोगों का जो निवास स्थान होता है उसको ढाना कहते हैं। इनकी जो खेती होती है उसको डहिया कहा जाता है। इनके खाने को पेज कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बरोबर है कि नहीं है? चलिए, अच्छा एक और चीज याद रखिएगा कि इस जनजाति के लोगों को महुआ बहुत पसंद होता है। महुआ पीते हैं, उससे जो शराब बनती है वही, और महुआ को सुखा लेते हैं। इसको सुखाने के बाद उसकी जो रोटी बनती है उस रोटी को बड़े चाव से खाते हैं भारिया जनजाति के लोग। बराबर है? तो ये एक इंपॉर्टेंट जनजाति थी जिससे आप लोगों को क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते ही हैं दोस्तों। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, सूची 1 को सूची 2 से नहीं मिलाना है। एक तरफ जनजातियों के नाम दिए, दूसरी तरफ दिया है जिलों के नाम। यहाँ पर देखो कि जो पहाड़ी कोरबा है ये जसपुर में मिलती है। ठीक है, बेगा जनजाति जो है ये मंडला में मिलती है। भारिया जनजाति अभी मैंने बताया पातालकोट में मिलती है और सहरिया जनजाति ग्वालियर में मिलती है। अगर इस जोड़े के हिसाब से हम इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं दोस्तों तो याद रखिए कि इस जोड़े के हिसाब से इस क्वेश्चन का उत्तर होगा डी। देखो ए के साथ किसकी जोड़ी मिल रही है? ए के साथ 2 नंबर, बी के साथ 1 नंबर, सी के साथ 4 नंबर और डी के साथ 3 नंबर की जोड़ी मिलती है। तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो गया डी। परंतु यहाँ पर कुछ जनजातियों के बारे में देखते हैं, जैसे सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति जो उत्तरी मध्य प्रदेश में, उत्तरी एमपी में जो मिलने वाली इंपॉर्टेंट जनजाति है वो सहरिया जनजाति है। इस पर काफी सारी रिसर्च हुई है। रिसर्च पर पता चलता है कि ये बहुत पिछड़ी जनजाति है और एक पिछड़ी जनजाति के तौर पर माने जाने वाली सहरिया जनजाति जो है इसमें यदि हम बात करते हैं तो ये शेर के साथ रहने के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो मतलब होता है सहरिया, इस शब्द में आज जाएंगे तो इसका मतलब होता है शेर के साथ रहने वाली जनजाति। ठीक है, और यहाँ पर सहरिया जो जनजाति है इसके निवास स्थान को सहराना कहते हैं। ये कतारबद्ध मकानों में रहते हैं, इन मकानों को हम सहराना कहते हैं, याद रखना है। इनका जो मुखिया होता है उसको मुकद्दम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मुकद्दम के नाम से जानते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे किसके बारे में? शहरिया जनजाति के बारे में, जो मुख्य रूप से उत्तर भारत में, उत्तर मध्य प्रदेश में रहती है और जिला यदि पूछा जाए तो ग्वालियर जिले में विशेष तौर पर इसका निवास होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि घोटुल तथा बाड़ा परंपरा किस जनजाति में पाई जाती है? घोटुल तथा बाड़ा परंपरा की यदि बात करते हैं दोस्तों तो याद रखिएगा कि विशेष तौर पर ये गोंड जनजाति में पाई जाने वाली प्रथा है। अब समझते हैं कि ये घोटुल परंपरा है क्या। तो घोटुल परंपरा में जो शब्द घोटिल है इसका मतलब होता है झोपड़ी। घोटुल परंपरा में जो घोटुल शब्द है इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? झोपड़ी। एक प्रकार से देखा जाए तो ये लकड़ी की
या मिट्टी की बनी हुई झोपड़ी होती है, लकड़ी या मिट्टी की बनी हुई झोपड़ी होती है जिसको हम घोटुल कहते हैं। अब जो घोटुल है ये एक प्रकार से विवाह संबंधों के संदर्भ में मानी जाती है कि जो विवाह होते हैं, विवाह संबंध आदि के लिए ये परंपरा को कहीं ना कहीं प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? विवाह संबंधों के लिए। क्या करते हैं कि जो घोटुल जो झोपड़ी होती है इसमें सांझ के समय सूरज ढलने के बाद लड़का लड़की को छोड़ दिया जाता है। मतलब जो जो बोल सकते हैं कि वर वधू होते हैं, लड़का लड़की होते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है कि ये जोड़ी से रहते हैं, अपने अपनी जोड़ी बना लेते हैं, जोड़ी के अनुसार इसमें निवास करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, आपसी समझ बनाते हैं। और जैसी आपसी समझ बन जाती है तो चूंकि रात भर एक साथ रहते हैं तो ये अपने जो शारीरिक संबंध होते हैं उसका आनंद भी लेते हैं और बाद में एक दूसरे से क्या कर लेते हैं, ये लोग विवाह कर लेते हैं, जिससे भी इनकी जोड़ी जमती है उससे। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है ये गौड़ जनजाति में हमको देखने को मिलती है, जो एक प्रकार से जीवन साथी चुनने की एक परंपरा के तौर पर देखी जाती है। इसको हमने क्या बोला? घोटुल प्रथा। इसको जनरली बोला जाता है युवा ग्रह घोटुल, ठीक है, जो एक झोपड़ी होती है। बराबर दोस्तों, इसमें एक बात याद रखिएगा कि जो लड़का लड़की होते हैं इनके लिए एक शब्द यूज किया जाता है, एक तो बोलते हैं चेलिक और मोटियारिन। जो चेलिक और मोटियारिन शब्द है यहाँ पर लड़का लड़की के लिए यूज किया जाता है घोटुल प्रथा में, ठीक है। ये किसमें चलती है? गौड़ जनजाति में चलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है लमसेना किस जनजाति की विवाह प्रथा है? लमसेना एक विवाह होता है जो किस जनजाति में चलता है? तो याद रखेंगे कि लमसेना विवाह जो है वो बैगा जनजाति में चलता है। कौन सी जनजाति में चलता है लमसेना विवाह? बैगा जनजाति में चलता है। लमसेना का मतलब होता है कि जो दामाद होता है उसको ससुर के यहाँ पर घर जमाई बनकर रहना पड़ता है। किसके यहाँ? ससुर के यहाँ घर जमाई बनकर रहना पड़ता है, इस प्रथा में याद रखना है। तो इसी प्रथा को लमसेना विवाह के नाम से जानते हैं जो बेगा जनजाति में पाया जाता है। बेगा जनजाति की हम बात करते हैं दोस्तों, तो याद रखना कि विशेष तौर पर बेगा जनजाति डिंडोरी में मिलती है, इसको बोलते हैं चक बेगा। विशेष तौर पर डिंडोरी में मिलती है, याद रखेंगे। ये जनजाति जो होती है एक आदिम जनजाति, बेगा जनजाति क्या है? एक आदिम जनजाति है। और इसे हम लोग इसमें ओझा, याद रखेंगे, ओझा जो होता है या शमन प्रक्रिया चलती है। ओझा या शमन प्रक्रिया में चलने का मतलब है कि ये झाड़ फूक वाली जो प्रथा होती है, ये झाड़ फूक वाली प्रथा में ये बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, तो इनमें झाड़ फूक जो है वो बहुत ज्यादा चलता है। किसमें? बेगा जनजाति में। बेगा जनजाति की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, याद रखना है कि मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी जनजाति है जो पूर्वी मध्य प्रदेश में मिलती है। बेगा जनजाति में जो इनका खाना होता है, भोजन, इनके सुबह को खाने को बोला जाता है बासी, दोपहर को खाने को बोला जाता है पेज, और शाम का जो इनका खाना होता है उसको बोला जाता है ब्यारी। तो इनके खाने का भी अलग अलग नाम है कि बासी, पेज या ब्यारी कहते हैं। इनमें एक प्रकार से संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रचलन है। कैसी? संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रचलन है बेगा जनजाति के लोगों में। और एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि ये लोग जो होते हैं धरती को अपनी माँ मानते हैं, और धरती को अपनी माँ मानते तो ऐसे में उस पर हल चलाना ये सही नहीं समझते, इसलिए बीजों को छिड़क के, बीज फेंक कर कृषि करना इनको करना पड़ता है। जनरली धरती पर ये हल चलाना नहीं चाहते क्योंकि धरती को अपनी माँ मानते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? यदि मैं अगले क्वेश्चन की बात करूंगा तो ध्यान रखेंगे, आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है कि राज्य का प्रमुख औद्योगिक लेदर कॉम्प्लेक्स कहां बनाया गया? तो याद रखिएगा कि जब लेदर कॉम्प्लेक्स की बात होती है तो देवास नगर, आपको याद रखना है कि लेदर कॉम्प्लेक्स जो है वो देवास में है। लेदर कॉम्प्लेक्स के अलावा भी और कॉम्प्लेक्स है हमारे मध्य प्रदेश में, जैसे कि यदि आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स का पूछ लिया जाता है कि कहाँ है, तो आप लोग उत्तर देंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स जो वो इंदौर में है। इसी के साथ पूछा जाता है कि एयर कार्गो जो कॉम्प्लेक्स है ये पूछा जाएगा तो बोल देंगे आप लोग कि ये भी इंदौर में है। इसी प्रकार पूछा जाता है कि एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ है, तो एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ है, तो याद रखिएगा कि एग्रो कॉम्प्लेक्स जो है वो छिंदवाड़ा में है। ठीक इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन पूछेगा कि स्टेनलेस स्टील कहाँ है कॉम्प्लेक्स, तो आप बोल देंगे कि स्टेनलेस कॉम्प्लेक्स सागर में है। तो अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लेक्स हैं, देवास में लेदर कॉम्प्लेक्स है और अलग अलग कॉम्प्लेक्स मैंने बता दी, इसको याद कर लीजिएगा, अगर एग्जाम में आता है तो खटक लगा दीजिएगा, आपका उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 10 कहता है मध्य प्रदेश में पहला राजकीय वन महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? अगर मध्य प्रदेश के राजकीय वन महाविद्यालय की बात कर रहे हैं तो महाविद्यालय जो है वो बालाघाट में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? तो 1979 को ये विद्यालय स्थापित किया गया था। दूसरा विद्यालय जो था वो बैतूल में 1980 के आसपास स्थापित किया गया था। तो आप दोनों याद कर लीजिएगा, जो पूछेगा आपको उसका उत्तर लगा देना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, तो सबसे पहले इसमें कुछ और फैक्ट देख लीजिए कि यदि आपसे वो वन स्कूल पूछ लेता है, वन महाविद्यालय तो पूछ रहा है, लेकिन अगर वन स्कूल पूछ लेता तो आप क्या करेंगे? वन स्कूल अगर आपसे पूछता है तो याद रखिएगा कि वन स्कूल जो है वो प्रमुख तौर पर सबसे पहले शिवपुरी में, कहा? शिवपुरी में। दूसरे नंबर पर याद रखेंगे अमरकंटक में, अमरकंटक में भी है स्कूल। फिर याद रखेंगे गोविंदगढ़, गोविंदगढ़ में भी एक स्कूल है।
नेक्स्ट याद रखेंगे लखनादौन, लखनादौन में भी एक वन स्कूल है, याद रखेंगे। तो ये अगर वन स्कूल का पूछ लिया जाए तो शिवपुरी, अमरकंटक, गोविंदगढ़ और लखनादौन का नाम आप लोगों को याद रखना है। वन महाविद्यालय पूछ ले तो बालाघाट और बैतूल बताएंगे, और वन स्कूल पूछ लेंगे तो इन 4 क्षेत्रों का नाम आप लोग बता सकते हो। उत्तर सही होगा, कोई इशू नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कहता है कि मध्य प्रदेश में पहली चीनी मिल कब स्थापित की गई थी? तो इसका उत्तर होगा 1934। मध्य प्रदेश की जो पहली चीनी मिल है वो 1934 में स्थापित की गई थी। ये जावरा, जावरा रतलाम में स्थापित की गई चीनी मिल थी। कहां? रतलाम के जावरा में स्थापित की गई थी 1934 में। और वर्तमान में अगर बात करते हैं तो वर्तमान में लगभग मध्य प्रदेश में 15 चीनी मिलें हैं, और 15 चीनी मिलों में से अधिकतर जो चीनी मिलें हैं ना वो पश्चिमी मध्य प्रदेश में है। अब समझने वाली बात है कि पश्चिमी एमपी में सबसे ज्यादा चीनी मिलें क्यों स्थापित की गई? तो याद रखना है कि जहां पर गन्ने की खेती ज्यादा होती है, जहां पर गन्ना ज्यादा होगा वहां पर चीनी मिलें स्थापित की जाती है। देखो भाई, चीनी मिल के लिए अगर कोई रॉ मटेरियल है तो वो क्या? गन्ना है। तो जहां पर गन्ना ज्यादा होगा वहां पर चीनी मिलें स्थापित ज्यादा होती है। इसलिए मध्य प्रदेश में पश्चिम में चीनी मिलें ज्यादा है, क्योंकि गन्ना जो होता है वो सूखता है। जैसे जैसे गन्ने को गर्मी मिलेगी, धूप लगेगी, तो हाई टेम्परेचर में गन्ना जो होता है अपना रस छोड़ता जाता है, जिसके कारण उसमें रस की कमी हो जाती है। अगर रस की कमी हो जाएगी तो चीनी की मात्रा कम हो जाएगी। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि गन्ना या चीनी उद्योग जो है वो एक वजन ह्रास उद्योग है। किस प्रकार का उद्योग है? वजन ह्रास उद्योग है, जिसमें आपका वजन घटता है। गन्ने का रस सूर्य भगवान चूस लेते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वाष्पीकृत होकर रस निकल जाता है। अब ऐसे में आप सूखा गन्ना यदि चीनी मिल में लगाओगे तो कहीं ना कहीं गन्ने का रस कम निकलेगा, तो चीनी का उत्पादन भी कम होगा। इसलिए कोशिश ये करते हैं कि ऐसी जगह पर चीनी की फैक्ट्री लगा दो कि वहीं पर खेती होती है, तुरंत वहां से गन्ना तोड़ा और चीनी मिल में भेज दिया, ताकि जो वजन ह्रास होता है उसकी समस्या आपको देखने को न मिले। क्लियर है? तो पहली चीनी मिल कब लगी? 1934 में। कुछ और फैक्ट इसके संदर्भ में देखते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो एक चीनी मिल है जिसका नाम है बरलई। बरलई की जो चीनी मिल है वो हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल है। बरलई की जो चीनी मिल है वो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल है। इसके अलावा केलारस जो है वहां पर भी एक चीनी मिल है जो कि मुरैना में है। डबरा में चीनी मिल है, डबरा जो है वो ग्वालियर में है। तो डबरा चीनी मिल कहाँ है आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता देंगे कि ये चीनी मिल ग्वालियर में है। एक गोविंददास चीनी मिल है, सेठ गोविंददास चीनी मिल। तो सेठ गोविंददास मिल का अगर पूछ लेता तो आप बताएंगे कि ये उज्जैन में है। इसी प्रकार से पूछ लेता है कि जीवाजी राव की चीनी मिल कहाँ है तो आप बताएंगे कि ये ग्वालियर में है। तो इंपॉर्टेंट चीनी मिल कौन कौन सी है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इसमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो डेफिनेटली आप लोग एग्जाम में सही करके आ जाएंगे। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये बोलता है शुष्क बंदरगाह स्थापित किया गया। कहां पर शुष्क बंदरगाह स्थापित किया गया? तो याद रखेंगे शुष्क बंदरगाह जो है इंदौर में, जो आपका मांगलिया है, मांगलिया जो है इंदौर का, यहां पर शुष्क बंदरगाह है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि लाख बनाने का शासकीय कारखाना कहां है? लाख की बात कर रहा है दोस्तों। तो लाख बनाने के जब कारखाने की बात करेंगे तो आप क्या बोलेंगे? उमरिया। उमरिया जिले में लाख बनाने का सरकारी कारखाना है। लेकिन यहाँ पर शब्द आया लाख, तो लाख के बारे में समझते हैं। आपने दोस्तों महाभारत टीवी सीरियल लॉकडाउन में बहुत देखा है। अगर आपने महाभारत टीवी सीरियल देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि कौरवों की एक साजिश थी। उस साजिश में जो पांडव होते थे उसको लाक्षागृह में रखने की बात चल रही थी। काय में रखने की बात चल रही थी? लाक्षागृह में। और उस लाक्षागृह में आग लगा दी गई थी और यह सोचा गया था कि शायद पांडव उसमें जल के मर गए। तो यहाँ पर जो लाक्षागृह ये क्या है? लाक्षा एक संस्कृत शब्द है, इसी से बना हुआ है क्या? लाख। लाख जो होता है वो हमको प्राकृतिक तौर पर मिलता है। प्राकृतिक तौर पर मिलने का मतलब है कि लाख के कीड़े होते हैं। कीड़े होते हैं, लाल कलर के कीड़े होते हैं। ये लाल कलर के कीड़े जो होते हैं इनसे एक लार निकलती है। क्या निकलेगी? लार, जिसको आप बोलते हैं राल। ये प्राकृतिक राल जो होती है इसी से लाख तैयार किया जाता है। और लाख जो होती है उससे चूड़ियों का काम किया जाता है, इससे स्याही बनाने का काम किया जाता है, इससे आप बोल सकते हैं कि ठप्पा बनाने का काम किया जाता है। तो ये सारी चीजें किससे करते हैं? आप लोग लाख से करते हैं। तो लाख एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखेंगे। क्लियर है कि नहीं है? जो कि आपको लाख के कीड़ों से मिलती है। लार से बनने वाला पदार्थ होता है आपका क्या? लाख। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि सीमेंट शीट उद्योग निम्नलिखित में से कहां स्थित है? तो सीमेंट शीट उद्योग दोस्तों जब आ जाता है तो आपको याद रखना कटनी। कटनी सतना का जो बेल्ट है, ये कटनी सतना का बेल्ट इंपॉर्टेंट तौर पर चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। इस प्रकार के खनिज जहां पर मिलते हैं दोस्तों वहां पर सीमेंट उद्योग जो होता है वो अच्छे से फलीभूत हो सकता है।
तो चूंकि कटनी सतना का जो बेल्ट है वहां पर सीमेंट उद्योग बहुत अच्छे से लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीमेंट शीट, जो सीमेंट की चद्दर बनाने का कारखाना होता है, वो भी यहीं पर लगाया गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे जाते हैं। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कहता है कि राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान कहाँ बनाया गया है? तो याद रखिएगा कि ये कहाँ खोला जाएगा, ये पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर है आपका सीहोर। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान जो सीहोर में खोलने का प्लान है। एक्चुअल में पहले ये प्लान भोपाल में चल रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी घोषणा करते हुए भोपाल की जगह पर सीहोर को इसके लिए उचित स्थान के तौर पर चुना है। तो कहां बनेगा ये? सीहोर में बनेगा। पहले कौन सा स्थान चुना था? तो पहले भोपाल को चुना था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस नस्ल की मुर्गी को भौगोलिक संकेतक का टैग मिला हुआ? जीआई टैग मध्य प्रदेश में किस मुर्गी की नस्ल को मिला है? तो याद रखेंगे कड़कनाथ। कड़कनाथ मुर्गी की प्रजाति जो विशेष तौर पर झाबुआ जिले में होती है ना। छत्तीसगढ़ सरकार के साथ इस चीज को लेकर विवाद चल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार बोलती है कि हमारे यहाँ पर भी है, लेकिन विशेष तौर पर जो कड़कनाथ है वो झाबुआ में मिलता है। ये एक विशेष प्रकार की मुर्गे की प्रजाति है जिसमें आपको प्रोटीन बहुत मात्रा में मिलता है। प्रोटीन बहुत मात्रा में मिलता है। इसके कहीं ना कहीं इन सभी गुणों को देखते हुए भारतीय क्रिकेट टीम के लंच में, खाने में इसको शामिल किया गया है। महेंद्र सिंह धोनी जो है वो अब इसका ट्रेड व्यापार शुरू करने वाले हैं। तो ये सब चीजें इसकी इंपॉर्टेंस को लेकर चल रहा है, इसीलिए इसको जीआई टैग मिला हुआ है मध्य प्रदेश में। ये काले कलर का होता है, इसका जो खून होता है वो भी काला होता है, और 3 प्रकार का आपको कड़कनाथ मिलता है। कितने प्रकार का मिलता है? 3 प्रकार का। यदि एक प्रकार का कड़कनाथ की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं जेड ब्लैक कड़कनाथ। ठीक है। दूसरा होता है मुर्गा जिसको हम बोलते हैं गोल्डन ब्लैक कड़कनाथ मुर्गा। और तीसरा जो होता है दोस्तों वो याद रखना कि पेसिल्ड ब्लैक कड़कनाथ मुर्गा। तो 3 प्रजाति का कड़कनाथ का मुर्गा होता है, और इसको लेकर एक प्रकार से सांस्कृतिक मान्यताएं हैं। सांस्कृतिक दृष्टि से अगर देखते तो जनजाति समूह इसको पवित्र मानता है, और देवी के सामने पूजा करते हुए इसकी बलि दी जाती है, उसके बाद इसको खाया जाता है। कहीं ना कहीं एक प्रकार से सांस्कृतिक तौर पर इसको शुभ और पवित्र माना जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो इसको जीआई टैग कहां का मिला हुआ? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश ने कड़कनाथ मुर्गे की प्रजाति को जीआई टैग दिया हुआ। इसको काली मासी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? याद रखना है, इसको काली मासी भी कहा जाता है। ठीक है, किसको? कड़कनाथ को। 16 क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कहता है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित संबल योजना का उद्देश्य क्या था? इसका सीधा सीधा उत्तर लिख लीजिए। असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए संबल योजना प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। प्रश्न नंबर 18 कहता है कि कुमार गंधर्व का संबंध है। कुमार गंधर्व का संबंध दोस्तों कहां से? तो याद रख लेंगे कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में पारंगत थे कुमार गंधर्व, जिनकी मृत्यु देवास में हुई थी, और इनका जन्म हुआ था बेलगाम कर्नाटक में। तो कर्नाटक के बेलगाम में इनका जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? कुमार गंधर्व का। और देवास में इनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए हम इनको मध्य प्रदेश से संबंधित मानते हैं। किसको? कुमार गंधर्व को। और इसीलिए आपके क्वेश्चन में भी आता है कि कुमार गंधर्व कहां से संबंधित है मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश के देवास से संबंधित है, क्योंकि लगभग 1992 में देवास में इनकी मृत्यु हो गई थी, और इनका जन्म हुआ था 1924 में बेलगाम कर्नाटक में। और 1977 के आसपास इनको पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया था कुमार गंधर्व को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में जाते हैं। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कहता है कि मकबूल फिदा हुसैन का संबंध किससे है? मकबूल फिदा हुसैन का संबंध चित्रकला से दोस्तों। मकबूल फिदा हुसैन जो थे उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। जन्म कहां हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में जगह है जिसका नाम है पुंडरपुर। क्या नाम है? पुंडरपुर नाम की महाराष्ट्र की जगह है। यहीं पर लगभग 1915 के आसपास मकबूल फिदा हुसैन का जन्म हुआ था, और 2011 में लंदन में इनकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों याद रखना है कि जो मकबूल फिदा हुसैन थे, इनको हमारे यहाँ पर राज्यसभा का सांसद भी बनाया गया था। राज्यसभा का सांसद के तौर पर भी मकबूल फिदा हुसैन को चुना गया था। तो राज्यसभा के सांसद के तौर पर कौन प्रचलित थे? तो आपको अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता तो याद रखना है कि मकबूल फिदा हुसैन जो चित्रकार थे, वो चित्रकला से संबंधित व्यक्ति थे। उन्हें राज्यसभा का सांसद 1986 में चुना गया था। कब चुना गया था? 1986 में चुना गया था। वहीं 1966 में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। कौन सा अवार्ड? पद्मश्री जो है वो 1966 में दिया गया था। पद्म भूषण दिया था 1973 में। 1973 में कौन सा अवार्ड दिया था इनको? पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। किसको? मकबूल फिदा हुसैन को 1973 में पद्म भूषण अवार्ड दिया था। इतना ही नहीं, इनकी चित्रकारी को देखते हुए केरल सरकार ने, कौन सी सरकार ने? केरल सरकार जो चित्रकला के क्षेत्र में राजा रवि वर्मा अवार्ड जो देती है, वो भी मकबूल
फिदा हुसैन को दिया गया था केरल सरकार के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज किस नृत्य के सम्राट कहे जाते हैं? बिरजू महाराज जो है वो कथक नृत्य के सम्राट कहे जाते हैं। कथक नृत्य की जो शैली है ये उत्तर भारत में प्रचलित है। कथक नृत्य कहाँ चलता है दोस्तों? उत्तर भारत में चलता है। राज्य पूछ लेता है तो याद रख लेंगे यूपी या फिर लखनऊ, आप बता सकते हैं कि यहाँ पर ये नृत्य चलता है। कौन सा? बिरजू महाराज का नृत्य कथक नृत्य। ठीक है, अच्छा यहाँ पर याद रखिएगा कि बिरजू महाराज जो है, इसके अलावा यदि हम कथक के अलावा बात कर लेते तो भरतनाट्यम दिया हुआ, तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तो याद रखेंगे भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का नृत्य। कहाँ का है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। उसी प्रकार कुचिपुड़ी पूछ लेता है तो आप बताएंगे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का जो नृत्य है उसका नाम है कुचिपुड़ी। तो ये नृत्यों का भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि प्रश्न जो होते हैं वो यहाँ से भी एग्जाम में आ सकते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपका है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कहता है कि मेरी संसद यात्रा किसकी रचना है? मेरी संसद यात्रा जो पुस्तक है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुस्तक है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये किताब लिखी थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को जानते हैं तो सबसे पहले इनके जन्म की बात करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर जिले में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु की यदि हम बात करते हैं तो 16 अगस्त को 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी जी की मृत्यु हो गई थी। दिल्ली में हुई थी इनकी मृत्यु, जन्म हुआ था ग्वालियर में। इसके बाद बात करें तो ये 3 बार पीएम बने थे। कितनी बार पीएम बने थे अटल जी? अटल जी 3 बार पीएम बने थे। सबसे पहली बार अटल जी पीएम बने थे 16 मई से लेकर 1 जून 1996। इस दौरान इनका जो कार्यकाल था फर्स्ट टर्म का वो केवल 13 दिन था। तो ये सबसे कम समय के प्राइम मिनिस्टर बनने का जो श्रेय था वो अटल बिहारी जी को गया था। दूसरी बार ये प्रधानमंत्री बनते हैं 1998 में और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं ये 19 मार्च 1999 से 24 मई 2004 तक। इस दौरान उन्होंने अपना जो तीसरा प्रधानमंत्री का ड्यूरेशन था वो पूरे 5 वर्षों का कार्यकाल निभाया। और दोस्तों याद रखना है कि पहले ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल निभाया और वो भी गठबंधन की सरकार सक्सेसफुली चलाते हुए निभाया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे अटल जी। इसके अलावा अटल जी लोकसभा के सांसद रहे हैं 10 बार, राज्यसभा के सांसद रहे हैं 2 बार और लखनऊ जो सीट थी वहां से ये अपना काम करते थे। मतलब लखनऊ से सांसद होते थे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, एनडीए जो इनका एनडीए जो दल है, गठबंधन है बीजेपी का, उसका जो प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे वो भी अटल बिहारी वाजपेयी थे। अटल बिहारी वाजपेयी को राजनीति में भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। भीष्म पितामह क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने गंगापुत्र भीष्म के भांति आजीवन अविवाहित रहने की शपथ ली थी और आजीवन अविवाहित ही रहे हैं ये। इसके अलावा इंपॉर्टेंट काम यह था कि 11 से लेके 13 मई के बीच में 5 परमाणु परीक्षण किए थे पोखरण। कौन से परीक्षण किए थे? पोखरण में। तो ये परीक्षण पूरी दुनिया की नजरों से छुपकर अटल बिहारी जी ने करवा दिए और भारत को एक परमाणु संपन्न कंट्री के तौर पर घोषित कर दिया था। तो ये कारनामा भी अटल जी के समय हुआ था। इसके अलावा 1999 में जो कारगिल वॉर हुआ था वो भी इन्हीं के समय हुआ था। इसके अलावा 19 फरवरी 1999 को अटल जी ने लाहौर दिल्ली के बीच में एक बस सेवा शुरू की थी। उस बस सेवा का नाम था सद ए सरहद नाम की जो बस सेवा थी वो अटल जी ने दिल्ली लाहौर के बीच में शुरू की थी। और इसी बस में बैठकर अटल जी लाहौर गए थे और वहां जाकर नवाज शरीफ से मिले थे। तो इस प्रकार से अटल जी ने इस प्रकार की शुरुआत भी की। इसके अलावा अटल बिहारी जी ने 2001 में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का प्रारंभ किया था जिसके अंतर्गत 4 महानगरों को, जिसमें कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई को आपस में जोड़ने का प्लान भी किया गया था। ठीक है, इसके अलावा याद रखेंगे कि 1992 में अटल जी को पद्म विभूषण का अवार्ड मिला था। 1994 में अटल जी को श्रेष्ठ सांसद का अवार्ड मिला था। इसके अलावा 2015 में अटल जी को बांग्लादेश की तरफ से अवार्ड दिया गया था जिसमें कहा गया था फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर अवार्ड। ये भी 2015 में दिया गया था। इसके पहले यदि हम बात करते हैं तो 2014 के आसपास अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न से भी नवाजा गया था। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्ट अटल जी को लेकर आपके सामने है। तो आपके पास जितने भी फैक्ट हैं इससे जो भी प्रश्न आता है आप उसको जरूर लगा दीजिएगा। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 कहता है कि मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो यहां अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो याद रखेंगे रायसेन में गोहरगंज नाम की जगह है जहां पर मंडीदीप का ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना जो है वो स्थापित किया गया है।
प्रश्न नंबर 23 कहता है मालवा ताप विद्युत गृह कहाँ है, तो याद रखेंगे मालवा ताप विद्युत गृह खंडवा में है। और ताप विद्युत गृह क्या होता है, तो याद रखिएगा कि ऐसा केंद्र होता है जहां पर बिजली बनाने के लिए कोयले का प्रयोग किया जाता है। कोयले को जलाते हैं, इससे पानी गर्म करते हैं, पानी से भाप बनती है, इस भाप की शक्ति से टरबाइन को घुमाया जाता है और टरबाइन जब घूमती है तो बिजली बनती है। तो इस प्रकार से कोयले से जब बिजली बनाने का काम होता है उस केंद्र को ताप विद्युत गृह के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 24 क्या कहता है, ठीक है, प्रश्न नंबर 24 आपका कहता है कि किनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ, 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने और मेरी 51 कविताएं लिखी। तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनके बारे में अभी मैंने बताया है, तो ज्यादा इस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। और आज के इस लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, बसामन मामा गोवंश वन विहार का लोकार्पण कहाँ किया गया है, तो याद रखिएगा ये गो वन विहार जो है ये रीवा में बनाया गया है, जो गौवंश के संरक्षण के लिए, गौवंश से उत्पन्न होने वाले गोबर गौमूत्र जैसे उत्पादों के बेहतर प्रयोग के लिए, बेहतर खाद बनाने के लिए, कहीं ना कहीं प्रोडक्ट तैयार करने के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का जो वन विहार है वो बनाया गया है। दोस्तों आज के इस 25 क्वेश्चन को हमने पूरा किया है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे, मजा आया होगा, आपने आनंद लिया होगा। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं अगले 25 क्वेश्चन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।